हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम विवेक सिंह राठौर है एंड मैं आपको इस वीडियो लेक्चर सीरीज के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। इस पूरे सब्जेक्ट का बेस जो बुक मैं फॉलो कर रहा हूँ बेसिकली वो एम लक्ष्मीकांत की बुक है, जो काफी फेमस बुक मानी जाती है पॉलिटी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। इस लेक्चर के पहले फर्स्ट लेक्चर में मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने कंपनी रूल का जो पार्ट वन वाला पोर्शन है, जिसमें 1773 रेगुलेटिंग एक्ट होता है। उसके बाद 1781 में एक एक्ट आता है जो उसको अमेंडमेंट किया जाता है, जिसको सेटलमेंट भी एक्ट कहते हैं। फिर 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाना पड़ता है, जिसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल वगैरह आते हैं। और उसके बाद फिर थोड़ा सा उसमें कॉर्नवालिस साहब को कुछ दो उनकी ख्वाहिशें थी, वो ख्वाहिशों को पूरी करने के लिए जस्ट 2 साल बाद 1786 में फिर से एक एक्ट आता है, एक्ट ऑफ 1786। ठीक है, इसके बाद अब हम लोगों को चार्टर एक्ट के बारे में देखना है। तो चार्टर एक्ट बेसिकली 4 चार्टर एक्ट के बारे में हम लोग देखेंगे जो कंपनी रूल में आया था। तो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं विथ द फर्स्ट चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट जो है 1793 पे। देखिए अभी 17 आपका 86 में आया था, ठीक है। 86 के बाद अब हम लोग सीधा 1793 पे कूदते हैं, और अब हर 20 साल में एक नया एक्ट आएगा जिसको चार्टर एक्ट कहेंगे। इसके कुछ फीचर्स आपको ध्यान में रखने हैं। वो फीचर्स क्या हैं, देखिए। इसमें ये था कि अभी जैसे इसके पहले में ये बोला गया था, अगर आपको ध्यान में होगा, तो 1786 में बोला गया था कि स्पेशल केसेस में क्या बोलते हैं, ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होते हैं इनको ओवरराइड कर सकते हैं ये डिसीजन को जो इनके काउंसिल कर रहे हैं। अब ये बोला गया कि वो एक्ट बेसिकली क्या था कि कॉर्नवालिस साहब के लिए ही बनाया गया था, एक्ट ऑफ 1786। लेकिन अब 1793 में ये क्लियर कर दिया गया कि कोई भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनेगा, वो सबको, ठीक है, ऑल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैव पावर्स टू ओवरराइड डिसीजन। ठीक है, हर सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉर्नवालिस को ये फैसिलिटी मिलेगी, ये सबको ये फैसिलिटी थी कि कोई भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहेगा तो उसको ये फैसिलिटी मिलेगी। ठीक है, दूसरी बात, अब क्या हुआ कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ज्यादा पावर्स दे दिया गया। पहले भी वैसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जब बने थे तब उनके पास ज्यादा पावर था, लेकिन अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को मोर पावर्स दे दिया गया, ठीक है, टू कंट्रोल किसको, दोनों को, आपका बॉम्बे को और मद्रास को, ये दोनों को कंट्रोल करने के लिए इनको ज्यादा पावर दे दिया गया था। इसके बाद तीसरा ये है कि जो मोनोपोली चल रही थी अभी कंपनी का, क्योंकि आपको पता है एलिजाबेथ 1600 में उनको मोनोपोली दी थी कि भैया जाओ ईस्ट में, जो उनका इंग्लैंड है उसके इस तरफ जो भी चीजें हैं ईस्ट में, वो जो भी चीजें हैं वहां पे जाके मस्त मोनोपोली ट्रेड करो। ये जो मोनोपोली ट्रेड का सिलसिला है इसको भी एक्सटेंड फिर से कर दिया गया था। मतलब इस एक्ट के तहत उनका जो एक्सटेंडेड ट्रेड मोनोपोली, जो उनका मोनोपोली का ट्रेड हुआ करता था, उसको एक्सटेंड कर दिया गया फॉर अगेन 20 ईयर्स, मतलब आगे आगामी 20 साल तक। फिर वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो मोनोपोली, मोनोपोली का मतलब समझते हैं, मोनो मतलब एकाधिकार, मतलब सिर्फ एक ही कंपनी ट्रेड करेगी, उसके अलावा कोई कंपनी ट्रेड नहीं करेगी। सोचिए कितनी खतरनाक बात है, दूसरों के लिए कितना अन्याय है, लेकिन फिर भी ये कंपनी पहले आई थी तो ये मोनोपोली ट्रेड कर रही थी। इसके बाद ये बोला गया था कि बेसिकली जो कमांडर इन चीफ होंगे, जो अभी इसके पहले कमांडर इन चीफ का पोस्ट निकाला गया था, वो कमांडर इन चीफ जो होंगे ये आपका, अगर ये अपॉइंट नहीं किए हैं, ठीक है, अगर ये अनलेस ये अपॉइंटेड नहीं है, ठीक है, तो ये गवर्नर जनरल के काउंसिल के मेंबर नहीं बन सकते। बेसिकली अगर ये अपॉइंट किए जाएंगे तो ये गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल के मेंबर बन सकते थे, बट अगर ये अपॉइंटेड नहीं है और ऐसे ही इनको रखा गया है तो ये गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल के मेंबर नहीं बन सकते। ये एक प्रोविजन था इसमें। इसके बाद ये था ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका प्रोविजन है जो आपको ध्यान में रखना है, वो ये है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो अभी हम लोगों ने
फिट्स इंडिया एक्ट में देखा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो उनके पॉलिटिकल अफेयर्स को देख रहा था कंपनी के। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर्स हुआ करते थे, ठीक है, और उनके स्टाफ हुआ करते थे, उनको सैलरी जो होगी वो इंडियन रेवेन्यू से दिया जाएगा। ये कितनी बड़ी बात है कि इंडियन रेवेन्यू, जो इंडिया से रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है, उसको आप दे किसके रहे हो? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर और स्टाफ को दे रहे हो। मतलब आज भी वैसे ऐसा होता है कि मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट आईएएस लोगों को रिक्रूट करती है और सैलरी कौन देता है? स्टेट गवर्नमेंट देती है। वैसे ही उस समय ऐसा होता था कि बहुत पैसे की किल्लत हो रही थी, वहां से पैसे टाइम टाइम पे आते नहीं थे, तो ये बोला गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर स्टाफ को इंडियन एक्सचेकर, जो इंडियन रेवेन्यू है, वहीं से आप इसको पैसा दे सकते हो। ये एक प्रोविजन है जो आज भी हम लोग फॉलो करते हैं, मतलब लेकिन वैसे उस तरीके से नहीं, लेकिन करते हैं। तो बेसिकली ये चार्टर एक्ट 1793 का आपको ये ध्यान में रखना है, ये 4 पॉइंट्स आपको, और चारों पॉइंट्स में से आपको सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो ये याद रखना है कि मोनोपोली ट्रेड को बढ़ा दिया गया था, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो रेवेन्यू है उसको इंडियन रेवेन्यू से दिया जा रहा था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्ट की तरफ आते हैं, जब 20 साल बाद फिर से एक नया एक्ट आता है जिसको बोलते हैं चार्टर एक्ट 1813। तो 1793 के बाद 1813 पे हम लोग आते हैं, और ये ऐसा टाइम है जब ये जो मोनोपोली, जो एकाधिकार हुआ करते थे, उसको रोक दिया गया। मतलब 1793 में बोला गया कि बढ़िया आप लोग 20 साल तक मस्त मजे करो, लेकिन इतना भी मजे मत करो, यहाँ पे प्रॉब्लम होना शुरू हो गई थी बाकी कंपनीज को, क्योंकि इस समय यूरोपियन में खूब ज्यादा बवाल हो रहा था कि बाकी कंपनीज पूरे उछल रहे थे कि हमको भी जाना है, हमको भी जाना है। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि ये जो ट्रेड करने का मोनोपोली अधिकार दिया गया है आपको, मोनोपोली अधिकार, ये इसको अबॉलिश किया जाता है, ठीक है, ये अबॉलिश किया जाता है। लेकिन फिर भी आप एक काम ये कर सकते हो कि टी के लिए, मतलब चाय के लिए, आप अभी भी एकाधिकार यूज कर सकते हो, और अपना ट्रेड चाइना के साथ जो है वो भी आप एकाधिकार यूज कर सकते हो। लेकिन बाकी चीजों के लिए आप एबॉलिश किए जाते हो, मतलब कि आपको मोनोपोली अधिकार नहीं है, आप करो लेकिन दूसरों को ही मौका दो। और इससे क्या हुआ कि मार्केट पूरी ओपन हो चुकी थी, मतलब यूरोपियन के जितने भी कंपनीज वाले थे वो भी यहाँ पे इंडिया आना चाह रहे थे, क्योंकि उनको ये दिख रहा था कि एक ओपन मार्केट है। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये प्रोविजन में रखा गया कि वहां के जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उनको इंडिया लाया गया, और ये मतलब अलाउ किया गया। यहाँ पे हम लिख सकते हैं अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज, ठीक है, मिशनरीज टू कम टू इंडिया एंड एनलाइटन पीपल, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ के लोगों को ज्ञान दीजिए, क्रिश्चियन मिशनरीज आइए और यहाँ पे अपना धर्म का प्रचार करिए, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे उनको दिया गया चार्टर एक्ट में। और तीसरी बात इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि वहाँ की वेस्टर्न एजुकेशन को भी इंडिया में स्प्रेड किया जाए। तो वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। इसके बाद एक और प्रोविजन था, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कि इसमें ऑथोराइज कर दिया गया लोकल गवर्नमेंट को, जो लोकल गवर्नमेंट होती है प्रोविंस के भी अंदर में जो गवर्नमेंट होती है, उनको बोल दिया गया कि भैया आप पर्सन से सीधा जाके टैक्स ले सकते हो, और अगर कोई पर्सन टैक्स नहीं देता है तो उसको पनिश कर दो। तो ये यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये ऑथराइज्ड कर दिया, ऑथोराइज्ड लोकल गवर्नमेंट टू टेक टैक्स, ठीक है। आप जाके बढ़िया टैक्स लो फ्रॉम पर्सन, आप सीधा पर्सन से आप जाके टैक्स ले सकते हो, और फिर उसको पनिश भी करो, पनिश ऑल्सो, उसको अधिकार दिया गया कि उसको आप पनिश भी कर सकते हो। तो बेसिकली ये चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो चार्टर एक्ट 1813 है। इसमें आप देखोगे 1813 अगर आपको ध्यान में आएगा तो आप सिंपल आपको ध्यान आना चाहिए कि सीधा 13, 13 मतलब खतरा। तो यहाँ पे आप मान लीजिए कि यहाँ पे
खतरा किसके लिए था? बेसिकली तो कंपनी वालों के लिए खतरा था, क्योंकि उनका जो मोनोपोली है वो खतरे में आ गया। उनको सिर्फ चाइना और चाय बस मिला, बाकी सब चीज अबॉलिश कर दिया गया और ओपन मार्केट कर दिया गया। यहाँ पे धर्म प्रचार के लिए क्रिश्चियन मिशनरीज आए, एजुकेशन के प्रचार के लिए वेस्टर्न एजुकेशन की प्रचार हुई, और लोकल गवर्नमेंट को ऑथराइज कर दिया गया कि बढ़िया आप टैक्स ले लीजिए और पनिश करने का भी अधिकार है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चार्टर एक्ट में आते हैं, वो है आपका चार्टर एक्ट। जो सेकंड लास्ट चार्टर एक्ट है वो है 1833 का चार्टर एक्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट है, 1833 का चार्टर एक्ट, क्योंकि ये बोल सकते हैं इसका इंपॉर्टेंस इतना है कि ये एक फाइनल स्टेप था, आप मान के चलिए फाइनल स्टेप था टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन। मतलब क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही थी, सेंट्रलाइज करने की कोशिश कर रही थी। तो यहाँ पे क्या किया गया, अभी देखिए गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था। अब लेकिन ये बोला जा रहा था कि बंगाल क्यों रख रहे हो आप, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को नाम चेंज किया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये नाम से अब जाना जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो जिसके पास सारा सिविल, पूरे जहां जहां ब्रिटिश पोजीशन है वहां वहां पूरा सिविल और मिलिट्री का जो पावर्स है वो उसको दे दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। तो बेसिकली अब आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे अब चालू हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है जो पूरे इंडिया को संभाल रहा था। तो ये बेसिकली अब जो ये काम कर रहा था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। और इसमें जो सबसे पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ये थे, काफी अच्छे भी थे, काफी चीजों में अच्छा काम किए हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। बेसिकली देखिए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को ये भी पावर्स दे दिया गया कि आप बॉम्बे और मद्रास के लिए आप इनके पास क्या होता था, लेजिस्लेटिव पावर हुआ करती थी। लेजिस्लेटिव का मतलब आप समझते होंगे कि एक डेमोक्रेसी में तीन पिलर्स होते हैं, एक आपका एग्जीक्यूटिव होता है, एक लेजिस्लेटिव और एक आपका जुडिशरी होता है। ये तीन पिलर्स हुआ करते थे। एग्जीक्यूटिव जो एग्जीक्यूट करता है बेसिकली प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट, लेजिस्लेटिव मतलब जो कानून बनाता है, तो विधायक लोग जो जाके पार्लियामेंट में कानून बनाते हैं, सांसद लोग, और जुडिशरी मतलब जो उसको जज करता है बेसिकली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह। तो ये जो बॉम्बे और मद्रास में भाई कानून तो बनाना है ना, तो कानून बनाने के लिए इन लोग अपना अपना लेजिस्लेटिव असेंबली बनाया करते थे, वहां पे होता था। अब बेसिकली दोनों का लेजिस्लेटिव पावर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दिया गया था इस एक्ट के तहत। मतलब ये आप, मैं पहले ही शुरुआत में बोला कि ये एक्ट कैसा है, ये एक फाइनल स्टेप है सेंट्रलाइजेशन की ओर। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग, तो इससे ये समझ में आता है कि जो इस एक्ट के तहत ये बोला गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी ही होगी। यहाँ पे अब कोई उसका व्यापार व्यापार सब हो गया था, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन ही अपना देखेगी। और इस एक्ट के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक बिल्कुल चाहते थे कि इंडिया वाले भी उस समय सिविल सर्विसेज में काफी टफ रूल्स हुआ करते थे, इंडिया वाले पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाते थे। तो यहाँ पे बोला गया था कि ओपन कंपटीशन रखा जाए, ओपन कंपटीशन रखा जाए फॉर सिविल सर्विसेज। लेकिन बहुत ज्यादा अपोजिशन हुआ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। उन्होंने कहा कि इंडियंस को डिबार नहीं करना चाहिए। ठीक है, बेसिकली कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ये बोल रहे थे कि इंडियंस नहीं बैठ सकते इस एग्जाम में, जबकि लॉर्ड विलियम बेंटिक चाहते थे कि बैठे। तो सीओडी जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे वो काफी अपोज किए, और इंडिया के लोग इसमें ओपन कंपटीशन में नहीं बैठ पाए, बट सिविल सर्विसेज ओपन कंपटीशन के थ्रू होना शुरू हो गया था। ठीक है, तो ये बेसिक ये पॉइंट है, ओपन कंपटीशन होने लग गया था सिविल सर्विसेज के लिए, लेकिन इंडियंस अभी भी उसमें उतना पार्टिसिपेट नहीं हो पा रहे थे। इसके बाद हम लोग लास्ट चार्टर एक्ट में आते हैं, चार्टर एक्ट 1853 पे। चार्टर एक्ट 1853,
चार्टर एक्ट 1853 बेसिकली ये भी काफी इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट है। इसका ये कहना था कि जो गवर्नर जनरल का काउंसिल बनाया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का एक काउंसिल, जो अभी हम लोगों ने इसके पहले भी देखा था, इसको क्या किया जाए, एक काम करते हैं, सेपरेट कर देते हैं काउंसिल को। काउंसिल बेसिकली दो टाइप का अलग अलग काम करेंगी। एक होता है एग्जीक्यूटिव, जो चीजों को एग्जीक्यूट करे, तो एग्जीक्यूटिव फंक्शन होता था काउंसिल का। और एक कानून बनाए, जिसको हम लोग बोलते हैं लेजिस्लेटिव फंक्शन। तो ये लेजिस्लेटिव फंक्शन हुआ करता था गवर्नर जनरल की काउंसिल का। ओके, तो बेसिकली गवर्नर जनरल का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करता था, गवर्नर जनरल का लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसमें ये एक प्रोविजन डाला गया कि भैया अगर आपको लेजिस्लेटिव, क्योंकि कानून बनाने के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत है, तो क्या बोला गया था कि भाई गवर्नर जनरल के लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसके साथ में आप एक काम करो, 6 न्यू मेंबर्स आप जोड़ लो। ठीक है, 6 न्यू मेंबर्स, जिसको बोला जाएगा लेजिस्लेटिव काउंसलर। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसलर बोला जाएगा। ये लोग क्या करेंगे बताओ? ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है प्लस 6 न्यू मेंबर है लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये मिल के कानून बनाएंगे। और आप जानते हैं कि जब कभी कोई लेजिस्लेटिव बॉडी कानून बनाती है तो उसको पार्लियामेंट कहते हैं, तो इसको मिनी पार्लियामेंट का दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो बेसिकली ये मिलके मिनी पार्लियामेंट बनाए थे। इसी एक्ट में ये प्रोविजन भी रखा गया था कि जो सिविल सर्विसेज है अब इंडियंस के लिए भी ओपन होना चाहिए। तो ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज फॉर इंडियंस आल्सो, इंडियंस के लिए भी ये ओपन किया गया। ठीक है, इसके बाद एक और बहुत बड़ा इसमें प्रोविजन ये था कि इसी समय मैकॉले कमिटी बनाया गया था। मैकॉले कमिटी, अभी इसके आगे अभी हम लोग देखेंगे, मैकॉले रिपोर्ट आएगा तो काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो लेकिन मैकॉले कमिटी आपका 1854 में बना था, ये ध्यान रखिएगा। अच्छी बात है। अब इसमें एक चीज और छूट गया, वो ये है कि ये जो 6 न्यू मेंबर अपन लेजिस्लेटिव काउंसलर की तरह अपन देखे थे, इस 6 न्यू मेंबर में 4 मेंबर्स के बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा। 4 मेंबर्स ऑफ 6 मेंबर्स, मतलब टोटल 6 मेंबर्स लेजिस्लेटिव काउंसलर की तरह माने जाते थे। उसमें से जो 4 मेंबर्स हुआ करते थे, वो 4 मेंबर्स बेसिकली आते कहाँ से थे, वो एक एक लेजिस्लेटिव काउंसिल से, मतलब एक एक प्रेसिडेंसी से आता था। जैसे एक था आपका मद्रास से, एक को सेलेक्ट कर लिया गया कि भैया तुम भी कानून बनाने आ जाओ। एक बॉम्बे से सेलेक्ट कर लिया गया, एक आपका बंगाल से सेलेक्ट कर लिया गया, और एक आपका आगरा से सेलेक्ट कर लिया गया। तो ये 4 जगह से 4 मेंबर, अलग अलग एक एक मेंबर्स उठाया जाता था, टोटल 6 मेंबर में। इसको बोलते थे लेजिस्लेटिव काउंसलर। इसके साथ काउंसिल होता था, और ये सब मिल के मिनी पार्लियामेंट कहलाते थे। तो ये चार्टर एक्ट 1853 में आपको इतना ही याद करना है। और टोटल अभी इतना ही देखना है कंपनी रूल में। इसके बाद हम लोग क्राउन रूल में आएंगे, जब अपन 1857 की क्रांति के बाद 1858 में आएंगे। तो बेसिकली ये इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की कंपनी रूल का इतना था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्राउन रूल से स्टार्ट करेंगे। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही काफी है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।